जय हिंद दोस्तों। एस के लर्निंग प्लेटफॉर्म एसएलपी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम बात करेंगे पार्ट वन, और उसके बाद हम बात करेंगे पार्ट टू सिटीजनशिप की। तो पार्ट वन आपका द यूनियन इन इट्स टेरिटरी है, जिसके अंदर आर्टिकल वन से लेकर आर्टिकल फोर तक है। और आपका जो सिटीजनशिप है पार्ट टू, उसके अंदर आर्टिकल फाइव से लेकर आर्टिकल 11 तक है। तो इन आर्टिकल्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आर्टिकल वन, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। तो नाम क्या होगा, ठीक है, और टेरिटरी क्या होगी यूनियन की, इसके बारे में ये आर्टिकल वन बताता है। तो इसका जो पहला पार्ट है, यानी इसका आर्टिकल का पहला जो सब क्लॉज है वो क्या कहता है, क्लॉज है वो क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे इंडिया को क्या बोला गया है, इंडिया जिसको हम भारत बोलेंगे वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ठीक है। द स्टेट्स एंड द टेरिटरीज देयर ऑफ शैल बी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अगर अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पे स्टेट्स और नीचे जो है यूनियन टेरिटरी के बारे में यहाँ पे बता रखा है। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका, ये पहले स्टेट्स हैं और उसके बाद जो है आपका यूनियन टेरिटरी है। तो ये स्टेट्स आपके कितने हैं, ये अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। और आपके यूनियन टेरिटरी जो है आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 आपके यूनियन टेरिटरी है, और ये आपका कहाँ बता रखे हैं, आपका जो शेड्यूल वन है, शेड्यूल वन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, इसके अंदर स्टेट्स के क्या क्या नाम है और किन किन एक्ट से वो फॉर्म हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है। तो बेसिकली आप इसके अंदर क्या काम रहेगा आपका देखने के लिए, आप इसके अंदर सिर्फ ये देख लीजिएगा कि कौन कौन स्टेट्स हैं और कितने जो हैं यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज हैं। कभी कभार इसके ऊपर यूटी के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो बस इतना ही आपको करना है। ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं हम। तो स्टेट्स और जो टेरिटरीज हैं उसकी वो कहाँ पे स्पेसिफाइड है, वो आपके फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, ये भी बता दिया। द टेरिटरी ऑफ इंडिया शेल कंप्राइज। और जो टेरिटरी है इंडिया की, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से जो यूनिट्स हैं वो आएंगे। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या आएगा, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। यानी इंडिया की टेरिटरी के अंदर, टेरिटरी मतलब कितना वो दायरा है, कितना इसका लैंड है, ये कितना ये कहाँ तक फैला हुआ है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो पहले उसके अंदर जो टेरिटरी आएगी वो स्टेट्स की टेरिटरी आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमने भी देखा कि यूटीज बता रखे हैं, 8 यूटी हैं, तो वो भी उनकी टेरिटरी भी आएगी। सच अदर टेरिटरीज एज में बी एक्वायर्ड। और ऐसी कोई दूसरी टेरिटरी जो बाद में एक्वायर की जाती है, उसको हासिल की जाती है, उसको भी इसी टेरिटरी का पार्ट का हिस्सा माना जाएगा या इंडियन टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है। तो अब एक चीज देखेंगे आप कि यहाँ पे जो टेरिटरी ऑफ इंडिया बोला गया है, और दूसरा यहाँ पे जो इंडिया था, इंडिया तो ये बोला गया कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, और यहाँ पे टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या आएगा, स्टेट्स की टेरिटरी आएगी, यूनियन टेरिटरी आएगी, और कोई दूसरी ऐसी टेरिटरी जो बाद में एक्वायर की जाएगी। तो इस लिहाज से जो इंडिया टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है, वो क्या है, वो और यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये जो यहाँ पे बात बताई गई है, इससे ये बड़ा दायरा है। यानी टेरिटरी वर्ड जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स या इंडिया जो जिसको बोला गया है, उससे क्या है, वो बड़ा एक टेरिटरी है या अमाउंट है, ये बड़ा ही उसका वाइडर इम्प्लीकेशन है, वो ब्रॉडर टर्म है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंडिया क्या है, तो इंडिया हमेशा बोला जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट्स। टेरिटरी वहां पे वर्ड नहीं आएगा, सिर्फ यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, यूटी नहीं बोला गया है। ठीक है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को भी बताता है, हमारे जो इंडिया का है उसके फेडरल स्ट्रक्चर को भी बताता है। और यहाँ पे जो बेसिकली जो मैं हाईलाइट करना चाहता था कि जब इंडिया बोला जाएगा यूनियन किसका है, तो वो स्टेट्स का बोला जाएगा, यूटी उसमें नहीं आएगा। ठीक है। और टेरिटरी के अंदर आपका स्टेट की टेरिटरी भी आती है, यूटी की भी टेरिटरी आती है, और ऐसी और कोई टेरिटरी जिसको बाद में एक्वायर करते हैं, अगर इंडिया एक्वायर करती है बीइंग ए सॉवरेन, तो वो भी उसके अंदर आएगा।
तो ये आपका बेसिक आर्टिकल था जो कहता था। अब इसका थोड़ा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो इस बात को मैंने अभी ऊपर हाईलाइट भी कर दिया था कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है वो उसके अंदर सिर्फ स्टेट्स आ रहे हैं, ठीक है, विच शेयर फेडरल पावर विद द सेंटर, और वो स्टेट्स जो फेडरल पावर सेंटर के साथ शेयर करते हैं, यानी दोनों के बीच में क्या है, और चीज़ों का वहाँ पे अपने आप ही एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, पावर का भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, और जो भी टैक्सेस वगैरह किस तरह से कलेक्ट करेंगे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो सब चीज़ें जो है ऑलरेडी फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर बता रखा है और हमने डिस्कस भी किया था अपने प्रीवियस सेशंस में। वेयर द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, और जबकि जो टेरिटरी है इंडिया की उसके अंदर क्या एंटायर टेरिटरी आती है, ओवर विच द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री इज एक्सरसाइज्ड, तो जिसके ऊपर इंडिया अपनी सोवरेनिटी को, यानी अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी सुप्रीमेसी को एक्सटेंड कर सकता है। टेरिटरी में वो सारे हिस्से आते हैं, जैसे कि आपने बात की ऊपर, स्टेट की टेरिटरी जो है वो भी आएगा, यूनियन की टेरिटरी वो भी आएगा, और ऐसी कोई भी टेरिटरी जिसको इंडिया बाद में एक्वायर करता है, ठीक है। Therefore, the territory of country includes state, UT and other territories acquired by India. The state are the members of federal system and share a distribution of power with the center. ये बात हमने कर लिया है। The union territories and acquired territories on the other hand are directly administered by the center government. तो जो यूटी है, देखिए स्टेट जो है, स्टेट के अंदर तो अपने आप वहाँ पे पावर होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, और वो एक फेडरल सिस्टम जो है वो फॉलो करता है। लेकिन जो यूटीज़ हैं और जो बाद में एक्वायर की जाएंगी यूनियन टेरिटरीज, ये टेरिटरीज, तो वो क्या होगी, डायरेक्टली किसके अंडर होगी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। ये डिस्टिंक्शन भी है स्टेट के अंदर और यूनियन टेरिटरी के अंदर या एक्वायर टेरिटरी के अंदर। बीइंग ए सोवरेन स्टेट, क्योंकि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सोवरेन सुप्रीम स्टेट है, तो इंडिया कैन एक्वायर फॉरेन टेरिटरीज अकॉर्डिंग टू द मोड्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ जो भी तरीके बताता है फॉरेन टेरिटरी को किसी दूसरी टेरिटरी को एक्वायर करने के लिए, उसके तहत, इंटरनेशनल लॉ के तहत वो उसको एक्वायर भी कर सकता है। तो जैसे कि ससेशन है, ससेशन मतलब यानी किसी ने उसको किसी नई टेरिटरी को छोड़ दिया, यानी लीव कर दिया, अपने पार्ट में उसको अलग कर दिया। ऑक्यूपेशन, दूसरे पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और तो ये अलग अलग तरीके हैं। तो ससेशन कैसे हो सकता है, ट्रीटी हो सकती है भाई, कि दोनों कंट्री के बीच में ट्रीटी होगी कि भाई ये पार्ट हम आपको छोड़ के दे देंगे, ये आपको अपने हम इसमें से निकाल के आपका पार्ट हम इसको मान रहे हैं। तो यह परचेज हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है, लीज, वोट, रेफरेंडम, ये सारी चीज़ें हो सकती है। ऑक्यूपेशन, आपने ऑक्यूपाई कर लिया, यानी पहले जो था अनऑक्यूपाइड था और उसको आपने ऑक्यूपाई कर लिया, तो वो भी आपकी टेरिटरी का पार्ट हो सकता है। कंक्वेस्ट, आपने जीत लिया, सब्जुगेशन आपके अधीन हो गया। तो ये सारी तरीकों से जो है किसी भी टेरिटरी को, नई टेरिटरी को एक्वायर किया जा सकता है, ये छोड़ा जा सकता है, ठीक है। ये दूसरी जो कंट्री है उसको एक्वायर कर सकती है। तो एट प्रेजेंट हमारे 28 स्टेट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी शेड्यूल 1 में दिखा भी दिया था आपको, और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। तो जब यूनिफिकेशन हो गया दमन, दीव और दादरा नगर हवेली का, तो उसके पहले 9 थे और अब क्या है, टोटल 8 हो गए। कुछ बातें नोट कर लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू द स्टेट आर अप्लीकेबल टू ऑल स्टेट इन द सेम मैनर। तो ऊपर जो भी स्टेट के रिगार्डिंग जो भी आपके प्रोविजन हुए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सारे स्टेट के अंदर इक्वली ही अप्लाई होते हैं। हाउएवर, लेकिन कुछ स्टेट्स के लिए स्पेशल प्रोविजन बने गए हैं आपके पार्ट 21 के अंदर, जैसा कि हम बाद में आगे देखेंगे भी। तो वो स्टेट कौन कौन से जिनको स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है। वो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, आसाम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटका है। ओवरराइड द जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू द स्टेट एज क्लास। तो जो जनरल प्रोविजन है वो उनके ऊपर ये ओवरराइड करता है, क्योंकि इनके लिए ऑलरेडी स्पेशल प्रोविजंस डाले गए हैं, ठीक है। डिटेल में इनको हम आगे पढ़ेंगे, अभी इसके लिए सिर्फ ये मेंशन कर दिया है नोट करने के लिए आपको। इनका इनको याद करने का तरीका यही कि आप इनका एब्रीविएशन बना लें, ठीक है, जैसे MGNAM, इस तरीके से कुछ अपना एब्रीविएशन बना के, इसको शॉर्ट में बना के, यहाँ पे आप कुछ उसको एक एक्रोनिम बना सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। तो ये तरीका आपका हो सकता है। Further, the fifth and sixth schedule contains separate provisions with respect to the administration of scheduled area and scheduled tribe within the states. और इसके अलावा जो आपका फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है उसके अंदर क्या है, सेपरेट प्रोविजन बने हुए हैं जिसके तहत शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब जो है किसी स्टेट के अंदर, उसको कैसे कंट्रोल करना है, उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में बताया गया है,
ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बारी जो है इन 5th और 6th शेड्यूल को आप जो शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसमें एक बारी देख लेंगे, नज़र मार लेंगे, बाकी बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। अगला आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। नए स्टेट कैसे इस्टेब्लिश होंगे या कैसे बनेंगे, उनका एडमिशन कैसे होगा। पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट। तो एक तो तरीका ये बताया कि एडमिट कर सकते हैं और दूसरा इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट करने और इस्टेब्लिश करने में क्या फ़र्क है कि एडमिट यानी एग्जिस्टिंग पहले से वो स्टेट है उसको आपने यूनियन के अंदर साथ में ले लिया, और इस्टेब्लिशमेंट करने का मतलब कि आपने नया स्टेट क्रिएट किया। तो दोनों में ये डिफरेंस है। ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो अपने लॉ के द्वारा एक नए स्टेट को एडमिट कर सकता है यूनियन के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो किसी स्टेट को अगर एडमिट करना है, नया स्टेट जो बनाया गया है उसको एडमिट करना है तो उसको किया जा सकता है, यानी ऑलरेडी वो बना हुआ है उसको एडमिट करना है तो वो एडमिट किया जा सकता है। और ये एस्टेब्लिश करना हो, मान लो अगर कुछ एरिया काट के किसी एक में से थोड़ा एरिया लेके इस तरीके से बनाना हो तो वो भी किया जा सकता है, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट में थिंक फिट। तो जो भी जिस तरीके से भी उसे उचित लगेगा लॉ बना के उस तरीके से किया जा सकता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। तो ये चीजें जो है आर्टिकल 3 बताता है, यानी पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म ए न्यू स्टेट, एक नया स्टेट बना सकता है। यहाँ पे जो बात की गई थी 2 के अंदर, वहाँ पे यहाँ पे एक नए स्टेट की बात हो रही थी, यानी जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे अलग की बात थी। ठीक है, और जबकि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 3 के अंदर ये कह रहे हैं कि फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। तो जो स्टेट इंडिया की ऑलरेडी है उसमें से सेपरेट करके नया स्टेट बनाने की बात हो रही है यहाँ पे। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ऐसा स्टेट जो इंडिया के अंदर नहीं है उसकी बात हो रही है, और जबकि यहाँ पे जो आर्टिकल 3 है उसके अंदर वो उन स्टेट की बात हो रही है जैसे इंडिया के अंदर ऑलरेडी है, यूनियन का पार्ट ऑलरेडी है, लेकिन उसको किसी को छोटा करके किसी को बड़ा करके किसी के अंदर कुछ एरिया लेकर। तो इस तरीके से आर्टिकल 2 और 3 में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो पार्लियामेंट में बलाओ फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट, किसी स्टेट की कोई टेरिटरी को सेपरेट करके, बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, दो स्टेट को या उससे 2 से ज़्यादा स्टेट को मिला के भी एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। पार्ट ऑफ स्टेट, कुछ स्टेट के हिस्से लेके भी बनाए जा सकते हैं। बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, तो या किसी स्टेट का कोई टेरिटरी है या उसका कोई उस टेरिटरी को भी साथ में यूनाइट करके मिला के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ के न्यू स्टेट में और यहाँ के न्यू स्टेट में ये डिफरेंस है कि ये स्टेट इंडिया का ऑलरेडी टेरिटरी का पार्ट है, जबकि यहाँ पे जो है वो टेरिटरी का पार्ट नहीं था, उसको भी लाया जा सकता है। इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, तो पार्लियामेंट लॉ के द्वारा किसी स्टेट का एरिया बढ़ा भी सकती है। जब एक स्टेट का एरिया बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली किसी दूसरे स्टेट का जो इंडिया के अंदर जो यूनियन का पार्ट है उसका एरिया कम होगा, तो इसलिए वो इंक्रीज भी कर सकती है और डिमिनिश भी कर सकती है किसी स्टेट का एरिया। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, तो जब कोई इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, बाउंड्रीज भी अफेक्ट होंगी। तो अल्टर करना भी बाउंड्री जो है पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकता है, यानी पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है और वो स्टेट को जो है इस तरीके से कर सकता है। तो ये क्या, इसके यहाँ से क्या समझ में आया कि आपने ऊपर अभी बात की कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट है, तो यहाँ से एक तो ये बात पता चले कि यूनिटरी नेचर है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर भी है, यूनिटरी नेचर भी है, क्योंकि यूनियन है और यहाँ पे क्योंकि क्या कर सकता है, यूनियन के पास या पार्लियामेंट के पास या सेंटर के पास पावर है, तो एक तरीके से उसका यूनिटरी होल्ड है, यानी स्टेट जो है वो उनका कोई ज़्यादा इस तरीके से कह सकते हैं फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी जो यूनिटरी पावर है वो किसके हाथ है, पार्लियामेंट के हाथ है, क्योंकि वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है स्टेट को। प्रोवाइडेड दैट अल्टर द नेम, तो नया स्टेट बनाना हो दूसरे स्टेट से कुछ पार्ट लेकर, ठीक है, 2 स्टेट को एक साथ लाकर, या किसी का एरिया कम कर कर किसी का एरिया बढ़ाकर, या किसी के बाउंड्रीज को अल्टर करके, ये सब काम तो कर सकते हैं। उसके साथ साथ किसी स्टेट का नाम भी चेंज करना हो तो वो भी पावर है पार्लियामेंट के बाद, वो भी लॉ के द्वारा उसको चेंज करके कर सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो बिल फॉर द पर्पज शैल बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट।
लेकिन इस तरीके का कोई भी काम ABCDE में करना है, उसके लिए जो बिल लाया जाएगा वो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही लाया जाएगा, किसी भी हाउस के अंदर, दोनों ही हाउस में से, पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस में से किसी भी हाउस में बिल को इंट्रोड्यूस करना है तो वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही होगा। एंड अनलेस, और जब तक कि वेयर द प्रपोजल कंटेंट इन द बिल अफेक्ट द एरिया बाउंड्री नेम ऑफ एनी of the state, the bill has been referred by the president to the legislature of the state for expressing its view thereon। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उस बिल को जिस स्टेट की बाउंड्री या उसका एरिया या नाम अल्टर हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसमें कमी या बढ़ोतरी हो रही है, उस स्टेट लेजिस्लेचर को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उसको रेफर करेंगे। किस चीज़ के लिए, कि वो स्टेट का लेजिस्लेचर जो है अपना व्यू दे। ठीक है, तो जिसकी आप बाउंड्री चेंज कर रहे हो, जिस स्टेट की, कम से कम उसको मौका तो दोगे अपने व्यू रखने के लिए कि वो क्या कहना चाहता है, तो एटलीस्ट उसके लिए जो है उसको भी रेफर करना है। तो दो इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि एक तो ऐसे बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरा उस बिल को रेफर करना पड़ेगा उन स्टेट्स को जहाँ पे जिसकी बाउंड्री या जिसका एरिया जो है और जिसका नेम जो है वो अल्टर हो रहा है या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये काम हमें करना पड़ेगा विद इन सच पीरियड, और पीरियड बताया जाएगा कि इस पीरियड के अंदर आप अपना व्यू जो है हमें भेजिए। और ये पीरियड कौन सेट कर सकता है, प्रेसिडेंट सेट कर सकते हैं, या प्रेसिडेंट उस पीरियड के लिए अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, एंड द पीरियड सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज एक्सपायर्ड, तो जब वो एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद बाय लॉ जो है पार्लियामेंट बना सकता है, अगर कोई उस पीरियड के अंदर नहीं आए। दूसरी बात यह है कि इस पीरियड के अंदर अगर मान लो व्यूज उन्होंने एक्सप्रेस भी कर दिया, तो क्या ये व्यूज जो है वो बाइंडिंग होंगे प्रेसिडेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर, तो ये जो व्यूज स्टेट लेजिस्लेचर के होंगे वो बाइंडिंग बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, व्यूज बाइंडिंग नहीं होंगे, लेकिन व्यूज देने लेने का पर्पज ये है कि एटलीस्ट हमें लॉ बनाते समय पता होना चाहिए स्टेट क्या कहना चाहता है, लेकिन उनके व्यूज जो है बाइंडिंग नहीं है। ठीक है, और उनको मौका देना भी ज़रूरी है, उनको मौका दिया जाएगा व्यूज़ रखने के लिए, लेकिन वो व्यूज़ जो है वो प्रेसिडेंट के ऊपर या पार्लियामेंट के ऊपर लॉ बनाते समय बाइंडिंग नहीं है। इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज ए टू ई स्टेट इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी बट इन प्रोवाइजो स्टेट डज नॉट इंक्लूड ए यूनियन टेरिटरी। तो आपका ए से ई तक जो है, यहाँ से ए से ई तक, यहाँ पे जो स्टेट लिखे हुए हैं हर जगह पे, वो कह रहे हैं कि स्टेट के अंदर यूनियन टेरिटरी भी आए, यानी कहने का मतलब स्टेट का तो कर ही सकते हैं, यूटी का भी कर सकते हैं, क्योंकि यूटी डायरेक्टली जो होता है वो सेंटर के कंट्रोल में होता है, तो इसलिए उनका जो है भी किया जा सकता है। और यहाँ पे स्टेट का मतलब स्टेट और यूटी दोनों तरीके से आप ट्रीट करें। बाकी प्रोवाइजो के अंदर ये जो प्रोवाइडेड दैट लिखा होता है, इसके अंदर कह रहे हैं कि यहाँ पे जो स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है, प्रपोज दैट, यहाँ पे स्टेट जो जहाँ पे भी डेफिनेशन आ रही है, जैसे ये आ रहा है स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब सिर्फ जो है स्टेट ही है। क्यों स्टेट है, क्योंकि यूटी अगर इसके अंदर बोलेंगे कि यूटी के केस में भी प्रेसिडेंट को रेफर करना पड़ेगा, तो क्यों रेफर करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास ऑलरेडी जो है वो सेंटर के कंट्रोल में यूटी, तो इसलिए सेंटर के कंट्रोल में जो चीज़ ऑलरेडी है उसको प्रेसिडेंट को व्यूज़ के लिए रेफर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टेट के अंदर ही रेफर करने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है। और यूटी जो होता है डायरेक्ट सेंटर के कंट्रोल में होता है, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर को भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला कि प्रोवाइडेड दैट के अंदर जहाँ पे स्टेट लिखा हुआ है वहाँ पे यूटी जो है वो नहीं है, यूटी सिर्फ ऊपर ऊपर है जहाँ पे लेजिस्लेचर है, उसी के केस में हमें व्यू के लिए भेजना पड़ेगा, और वहीं पे ही प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के अंदर। The power conferred on Parliament by Clause A includes the power to form a new state or union territory by uniting the part of union territory other of state। तो जो पावर यहाँ पे ऊपर क्लॉज ए के अंदर दी गई है, तो ये एक्सप्लेनेशन डाल दिया कि इस पावर के अंदर वो पावर जिससे नया स्टेट बनाया जा सके या यूनियन टेरिटरी बनाया जा सके, या यूनियन टेरिटरी और स्टेट को मिलाकर एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी बनाया जा सके, ये सारी पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। तो यहाँ पे जो पार्लियामेंट बाय लॉ बोला गया है, इसके अंदर होलसोल सारी पावर दी गई है जिससे वो ये सारे काम कर सके। तो आर्टिकल ये सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि जो पार्लियामेंट बाय लॉ ये कर सकता है, बाकी ये लॉ बनाने की पावर भी बोल रहा है कि इसी आर्टिकल के अंदर पार्लियामेंट को दी गई है, और वो किसी तरह का भी जोड़ तोड़ कर सकता है स्टेट और यूटी का। तो ये मेरी तरफ से जो इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस है उसके अंदर कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 रेफर्स टू एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस।
तो ऊपर जो हमने आर्टिकल 2 की बात की थी यहाँ पे, ये आर्टिकल 2 के अंदर था एडमिट। तो एडमिट आप उस चीज़ को कर सकते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर हो, ठीक है। इस्टेब्लिश नई चीज़ को किया जाता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू द यूनियन का यहाँ पे मतलब कि जैसे कि कोई न्यू टेरिटरी है उसको यूनियन के अंदर लाना हो, और इस्टेब्लिश मतलब आप बना रहे हो, अगर कोई टेरिटरी मिल गई उसको आप क्या है बना के एक नया स्टेट आप इन यूनियन में लेके आ रहे हो। तो इसके बारे में ये बताया गया कि आर्टिकल 2 रेफर्स टू एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। तो एडमिट उनको किया जाएगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस के अंदर है, एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट विच डज नॉट एग्जिस्टेंस बिफोर, और जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं है उनको आप इस्टेब्लिश करेंगे। However, the admission or establishment in Article 2 relates to new states that are not part of यूनियन ऑफ इंडिया। तो मैंने जब आर्टिकल 2 आपको समझाया था तो उसके अंदर यही बताया था कि जो आर्टिकल 2 के अंदर स्टेट्स की न्यू स्टेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, ये कौन से न्यू स्टेट्स हैं जो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स यानी इंडिया के अंदर नहीं है, ठीक है। ये उन स्टेट्स की बात हो रही है। जबकि जब हम आर्टिकल 3 में बात कर रहे हैं तो वो होल सोल इंडिया के स्टेट्स की बात कर रहे हैं कि हम अंदरूनी, वो यानी एक तरीके से आपका एक्सटर्नल के बारे में है कि एक्सटर्नल जो स्टेट्स हैं उसको कैसे आप इंडिया के अंदर इंक्लूड करोगे। और जबकि यहाँ पे बात हो रही कि अपने जो अंदर इंडिया के अंदर स्टेट्स हैं या यूटी हैं उसको किस तरीके से छोटा बड़ा या कम ज़्यादा किया जा सकता है, उसकी बाउंड्रीज को अल्टर किया जा सकता है, उनके नाम को अल्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बता रखा है कि दोनों में क्या डिफरेंस है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंदर। ऑन द अदर हैंड आर्टिकल 3 रिलेट्स टू द फॉर्मेशन और चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, दैट इज इंटरनल री एडजस्टमेंट। तो आर्टिकल 3 में क्या हो रहा है, आपका इंटरनल री एडजस्टमेंट हो रहा है, जबकि आपका आर्टिकल 2 जो था उसके अंदर बाहर की किसी स्टेट को या बाहर के किसी टेरिटरी को अपने इंडिया के अंदर लाना है, तो उसके बारे में बताया गया था। Parliament is not bound to accept or act upon the views of state legislature or on a state reorganization bill। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब प्रेसिडेंट ने रेफर किया स्टेट लेजिस्लेचर को अपने व्यू के लिए, तो वो जो व्यू है वो बाउंडिंग नहीं है या बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर। इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो क्या होता है आपका यूनियन के अंदर या सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होता है वो। Further, it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved or accepted in the parliament। अब मान लिया कि हमने रेफरेंस पहली बार भेजा था स्टेट लेजिस्लेचर को और उनसे व्यू भी आ गए, अब वो पार्लियामेंट में उन्होंने कंसिडर किया और उसके बाद उस बिल के अंदर कुछ अमेंडमेंट किए, तो फिर दोबारा से उस बिल को स्टेट के पास व्यू के भेजने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने एक बार व्यूज के लिए स्टेट को भेज दिया वो सफिशिएंट है। उसके बाद वो बिल के अंदर अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हो रहे हैं तो फिर आपको फर्दर उस अमेंडमेंट के साथ उस बिल को भेजने की जरूरत नहीं है, ये क्लैरिटी दी गई है यहाँ पे। फर्दर इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक ए फ्रेश रेफरेंस, ये मैंने आपको बता दिया। दस कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज ऑन द नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स विदाउट देयर कंसेंट। तो स्टेट के कंसेंट के बिना भी जो पार्लियामेंट के पास पावर है ये कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ठीक है। पार्लियामेंट को यानी ये पावर दी गई है कि वो स्टेट्स के नाम को, उसके बाउंड्रीज को, उसके एरियाज को, इन सबको अल्टर कर सकता है विदाउट देयर कंसेंट। तो कंसेंट मतलब ये कि व्यूज तो आपने लिया लेकिन मान लो वो बोलता है कि नहीं करो इसको, तो वो आपको पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट उससे बाइंडिंग नहीं है। पार्लियामेंट तभी कर सकता है, इसीलिए बोला गया है कि विदाउट स्टेट के कंसेंट के भी उनके एरिया को, उनके नाम को चेंज किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट कर सकता है। तो ये बात बताई गई है। Does the power of Parliament under Article 3 also include the power to cede the Indian territory to a foreign country? तो आर्टिकल 3 के अंदर ये बताया गया कि जो पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, एरिया को छोटा बड़ा कर सकता है, दो स्टेट को मिला सकता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला सकता है। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या पार्लियामेंट आर्टिकल 3 के अंदर किसी एरिया को छोड़ भी सकता है क्या किसी फॉरेन कंट्री के लिए? तो ये क्वेश्चन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, और इसलिए फिर क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, क्यों आया? क्योंकि प्रेसिडेंट ने मैटर को रेफर किया, और ये बैरूबरी यूनियन का केस है वेस्ट बंगाल के केस में। तो यहाँ पे कुछ हिस्सा था जिसको गवर्नमेंट जो चाहती थी कि उसको
पाकिस्तान को दे दिया जाए, सीड कर दिया नहीं, छोड़ दिया जाए पाकिस्तान के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे क्या हेल्ड किया, सुप्रीम कोर्ट बोला कि द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3, ये आर्टिकल 3 की बात हो रही है, डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। तो पार्लियामेंट के अंदर को जो ये पावर दी गई 3 के अंदर कि आप इन अंदरूनी या इंटरनल रीअरेंजमेंट कर लो, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इंटरनल जो रीअरेंजमेंट है उतना तक तो ठीक है, इस रीअरेंजमेंट का पर्पस ये नहीं कि आप उसको किसी पार्ट को किसी दूसरे कंट्री को दे दो, तो इसलिए आर्टिकल 3 के अंदर ये ऐसा नहीं हो सकता। Hence, Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under Article 368. तो 368 के अंदर लेकिन ये हो सकता है। अब आर्टिकल 3 के अंदर और आर्टिकल 368 के अंदर ये डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्टिकल 3 के अंदर तो एक सिंपल मेजोरिटी के साथ जो पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास के किया जा सकता है, जबकि आर्टिकल 368 जो है वो थोड़ा रिग्रेस है, थोड़ा रिग्रेस मतलब डिफिकल्ट चीज़ है, वहाँ पे आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, कहीं कहीं केस में उसको स्टेट लेजिस्लेचर से भी रेटिफाई करवाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस है वहाँ पे और यहाँ पे। तो इसीलिए बोला कि अगर किसी एरिया को सीड करना है, अपनी एरिया को छोड़ना है, किसी फॉरेन कंट्री को देना है, तो उस केस में आर्टिकल 368 में जाना पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते हम कि पार्लियामेंट के पावर नहीं है उसको सीड करने का यानी छोड़ने का, पार्लियामेंट के पास पावर है लेकिन उसे आर्टिकल 368 में जाना पड़ेगा। पावर क्यों है? क्योंकि इंडिया अपने आप में सुप्रीम है, सोवरेन है। सोवरेन का मतलब कि वो इंडिपेंडेंट है अपने इंटरनल और एक्सटर्नल सारे मैटर्स के अंदर, तो जो भी उसकी इच्छा है, जो भी वो काम करना चाहता है, वो विद इन द प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशन के उसके तहत वो कर सकता है। तो इसलिए आर्टिकल 368 के अंदर वो चला जाए, लेकिन आर्टिकल 3 में उसको पावर नहीं है जिससे वो अपने किसी टेरिटरी को सीड कर सके किसी फॉरेन स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। However, the Supreme Court in 1969 ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment। फिर एक दूसरा मुद्दा आया जिसके अंदर कुछ बाउंड्री डिस्प्यूट था। ठीक है, जैसे कि अभी आपको पता भी होगा बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट था और कुछ इनक्लेव वगैरह उनके पास थे हमारे, और हमारे पास उनके कुछ इनक्लेव थे। तो रिसेंटली एक 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी हुआ था जिसके अंदर, जिसके तहत क्या हुआ कि कुछ इनक्लेव जो हमारे थे उनको हमने उनके थे हमारे पास, हमने उनको दे दिए, और हमारे जो इनक्लेव उनके पास थे उसको हमारे पास लिया गया। तो ये था। तो यहीं पे एक बात ये अरेंज होगी, मान लो अगर सेटलमेंट डिस्प्यूट है इंडिया और किसी दूसरी कंट्री के बीच में, तो उस केस में भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के तहत है वो करना पड़ेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? देखिए, सिंपल सी बात यह है कि जब आपको पता है कि अगर कोई एरिया है, मान लिया आपका घर है, आपको पता है मेरे घर की बाउंड्री जो है ये है, तो जब आपको बाउंड्री पता है तो उसको जब आप छोड़ना चाहते हैं अपनी किसी बाउंड्री को, तो उस केस में तो डायरेक्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा 368 के तहत। लेकिन कोई डिस्प्यूट है कि दोनों कंट्री को आपस में नहीं पता कि क्या एग्जैक्ट बाउंड्री है, तो उस केस में आपस में वो किसी एग्जीक्यूटिव एक्शन से भी बाउंड्री को डिसाइड कर सकते हैं और डिस्प्यूट को सेटल कर सकते हैं। तो दोनों में ये डिफरेंस है। जब आप सीडिंग की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये मेरा एरिया है और मैं इसको दे रहा हूँ, और जबकि डिस्प्यूट के अंदर एरिया डिफाइंड नहीं है, बाउंड्री डिफाइंड नहीं है, आपने बाउंड्री को क्या करना है, वहां पे सेटल करना है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। इसी वजह से मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला होगा कि जब बाउंड्री को डिसाइड करना है, सेटलमेंट का इशू है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, तो उस केस में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। उस केस में क्या है, एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही, एग्जीक्यूटिव एक्शन मतलब एग्रीमेंट करके और कोई लेटर ऑफ एक्सचेंज करके, इस तरीके से करके ही वो जो है मामला सुलझाया जा सकता है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, सीडिंग में और एग्जीक्यूट जहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट हो, दोनों में ये डिफरेंस है कि जब बाउंड्री डिस्प्यूट होगा तो वहाँ पे एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकता है, और जब आपको सीड करना यानी आपको पता है कि आपका बाउंड्री का ये पार्ट है, एग्जैक्ट आपको पता है और वो कोडिफाइड भी है, तो उस केस में आपको आर्टिकल 368 के तहत करना पड़ेगा अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जब नॉर्मल अपना इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन करना है किसी स्टेट के बीच में बाउंड्री का, तो उस केस में सिंपल मेजोरिटी से आर्टिकल 3 के तहत ही उसका जो है पार्लियामेंट द्वारा लॉ बना के काम किया जा सकता है। तो तीनों में ये डिफरेंस है।
तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो मैं बता रहा था वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली 2015 में हुआ था। और वहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो बांग्लादेश को कुछ इनक्लेव्स थे, इनक्लेव मतलब जगह थी, वो वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र की, और कुछ जो बांग्लादेश के इंडिया के इनक्लेव्स थे उसको हमने रिसीव किया। तो ये जो है, और यहाँ पे इसके अंदर डिमार्केशन भी हुआ, कुछ डिस्प्यूट था बाउंड्री का, वो भी डिमार्केशन हुआ, और 6.1 किलोमीटर का एरिया था, उसको डिमार्क किया गया। तो ये जो है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ऐसा है तो। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 4 की। लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ शेड्यूल एंड सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंशियल मैटर्स। तो जब पार्लियामेंट को पावर दे दी गई कि भी आर्टिकल 2 के अंदर और 3 के अंदर वो कुछ काम कर सकता है, यानी लॉ बना सकता है, तो उसे अमेंडमेंट की पावर भी दी जाएगी उसके साथ साथ। तो यही बताया गया कि जब आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के अंदर कोई काम कर रहा है, 2 के अंदर यानी कोई नए स्टेट को एडमिट कर रहा है, या कोई नया स्टेट जो फॉर्मेशन हो रही है, और आर्टिकल 3 के अंदर अपने ही जो इंटरनल स्टेट्स है उसके बीच में रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा है उनकी बाउंड्री के बीच में। तो जब ये दोनों काम करेंगे तो आर्टिकल मैंने 1 दिखाया था आपको, आर्टिकल 1 के अंदर स्टेट्स दिए हुए हैं और यूटी दिए गए हैं। तो जब वो काम होगा तो उसके साथ उनमें भी इसमें भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अमेंडमेंट की पावर होनी चाहिए। तो इसलिए देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 4 भी लिखा हुआ है, यानी आर्टिकल 1 और 4 के अंदर फर्स्ट शेड्यूल का मेंशन है, और वहीं से जो है इसको अमेंड करने की भी पावर डिराइव की गई है। तो ये आर्टिकल 4 पावर देता है कि जब आर्टिकल 2 के अंदर 3 के अंदर जो है कोई अमेंडमेंट कर रहा है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट साथ के साथ फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल को दोनों को भी अमेंड कर सकता है। ये पावर आर्टिकल 4 देता है। तो any law referred to in Article 2 and Article 3 shall contain such provision for amendment of first schedule and fourth schedule। तो फोर्थ और फर्स्ट शेड्यूल दोनों के अंदर जहाँ पे कि इस तरीके से स्टेट का और यूटी का मेंशनड है, वो दोनों के अंदर ही चेंजेस करने की पावर भी साथ के साथ यहाँ आर्टिकल 4 में दी गई है। As may be necessary to give effect to the provision of the law and may also contain supplemental, incidental and consequential provisions। देखिए supplemental, incidental और कॉन्सिक्वेंशियल क्या होता है। तो सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल का मतलब ये होता है कि जब आप मेन लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जैसे कि आपने स्टेट को उसकी बाउंड्री को रिऑर्गेनाइज कर दिया, यानी उसकी बाउंड्री को छोटा कर दिया, तो उसके साथ साथ जैसे कि टैक्सेस से रिलेटेड पावर होगी, चीज़ें हो गई, उसके मुद्दे हो गए, या एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा हो गया, उसमें भी चेंज आएगा। तो वो सारे क्या है, मेन जो आप काम कर रहे हो उससे अटैच्ड जो बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं, उसमें भी जो लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी, उसकी पावर है ये। तो जब मेन चेंज किया जाएगा आर्टिकल 2 के अंदर और आर्टिकल 3 के अंदर पार्लियामेंट द्वारा, तो उसके साथ साथ उसको पावर दी गई कि आप फर्स्ट शेड्यूल भी जो है उसको अमेंड कर सकते हो, फोर्थ शेड्यूल को भी अमेंड कर सकते हो, और जो भी सप्लीमेंटल या इंसिडेंटल या कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस होंगे, जैसे कि आपका यहाँ पे मैंने शायद कहीं पे मेंशन भी कर दिया होगा, नहीं मैंने मेंशन नहीं किया। तो मैंने जैसे कि बताया कि टैक्सेस हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का मुद्दा हो गया, और कोई चीज़ में जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसमें क्या क्या है, तो वो सारी पावर भी यहाँ आर्टिकल 4 के अंदर दे दी गई है। ठीक है, नो सच लॉ एज अफॉरसेड शैल बी डीम टू बी अमेंडमेंट टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 368। और दूसरा जो आर्टिकल 2 या 3 के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा, ठीक है, वो सिंपल मेजोरिटी से होगा, वो आर्टिकल 368 का जो है अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 का नहीं माना जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 368 का जो अमेंडमेंट होता है वो रिगरस होता है, उसके अंदर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है। जबकि यहाँ पे ये लिखने का पर्पज़ ये है कि जो पार्लियामेंट है वो सिंपल मेजोरिटी से ये सारे काम कर सकता है, उसे उतना 368 वाला डिफिकल्ट प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं होगी। इसीलिए ये बोला गया है कि इन कामों के लिए आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के लिए आर्टिकल 368 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लगता है। तो ये डिफरेंस है। कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आर्टिकल 368 के तहत कौन कौन से अमेंडमेंट नहीं आते हैं, ये भी आ सकता है, या आर्टिकल 368 के अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट आ सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा इसका इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन क्या है, पहले आपका मैं यहाँ पे मेरा देख लीजिए लिखने का तरीका क्या है। पहले ये जो मेन आपका आर्टिकल है वो लिखा गया है, इंटरप्रिटेशन एनालिसिस जो है वो मेरी तरफ से है, यानी जो इसका कुछ डिस्कशन पोर्शन है वो यहाँ पे हम कर रहे हैं।
तो मंगल सिंह एंड अनदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला इस आर्टिकल के लिए, वो हम देख लेते हैं। तो लॉ रेफर टू इन आर्टिकल 2 एंड 3 में देयरफॉर अल्टर और अमेंड द फर्स्ट शेड्यूल। तो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर जो भी लॉ हैं उसके तहत पार्लियामेंट क्या कर सकता है, फर्स्ट शेड्यूल को अल्टर कर सकता है, उसको अमेंड कर सकता है। विच सेट आउट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ टेरिटरीज देयर ऑफ। तो जैसे कि मैंने दिखाया था उसके अंदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नाम दिए गए हैं, तो इसको भी अल्टर करने का प्रोविजन जो है यहाँ से पावर जो है वो मिल जाती है पार्लियामेंट को इस आर्टिकल से 4 से। और फोर्थ शेड्यूल को भी जो है उसको भी अमेंड किया जा सकता है। फोर्थ शेड्यूल में क्या है, अलॉटिंग सीट्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इन यूनियन पार्लियामेंट। तो जब आपके जितने भी स्टेट हैं उन सबको क्या है, सीट अलॉट है काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए, राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो अब जब साइज छोटा करेंगे हम किसी स्टेट का, तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा के लिए वहां से जो नॉमिनेट होते हैं या इलेक्ट होंगे, तो वो क्या है, वो भी कम हो जाएंगे। तो उस वजह से यहाँ पे बताया कि काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए जो सीट है उस राज्य की, उसको भी कम करनी पड़ेगी या बढ़ानी पड़ेगी अगर एरिया बढ़ जाता है तो यही बता रखा है कि दोनों को अमेंड करने की पावर इसी आर्टिकल्स के तहत मिल जाती है पार्लियामेंट को। लॉ मेड बाय आल्सो भी सप्लीमेंटल इंसिडेंट कॉन्सिक्वेंशियल। तो ये मैंने बता ही दिया आपको कि इंसिडेंटल कॉन्सिक्वेंशियल या जो बाकी पावर है वो भी सारी उसको मिल जाती है। रिलेटिंग टू सेटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव एक्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल ऑर्गन एसेंशियल टू द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेंडिचर, जैसे कि एक्सपेंडिचर के बारे में मैंने बता दिया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के बारे में था, अपॉइंटमेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, तो एसेट और लायबिलिटीज को कैसे उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, कैसे यूज किया जाएगा उसके बारे में, सर्विसेज से रिलेटेड, और कोई लॉ अडेप्ट करना है, किसी को ट्रांसफर प्रोसीडिंग्स है, वो ये सारी चीज़ें जो है ये आपके इंसिडेंटल में आती है। ये बता रहे कि इसके लिए भी पावर ये आर्टिकल 4 दे देता है। कोर्ट फर्दर सजेस्टेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो कंप्लीट आर्टिकल 4 दैट इन एनैक्टमेंट ऑफ द एडमिशन एस्टेब्लिशमेंट पावर टू मॉडिफाई द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू टाइड अवर टेम्परेरी डिफिकल्टी में बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो पावर है मॉडिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशन की, ताकि जो टेम्परेरी डिफिकल्टी वो भी पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये इतने की ज़्यादा की जरूरत नहीं है। फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हैं। Thus, the Article 4 declares the law made for the administration of the Article 2 are not considered amendment। ये सारी बातें हमने कर ली है। और कैन बी पास बाय सिंपल मेजोरिटी, ये भी मैंने बता दिया है। और ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव जो प्रोविजन है उसके तहत ही ये काम हो रहा है। तो आर्टिकल 4 में ये कोर्ट ने देखिए ये सारा जजमेंट में अपने बोला है, तो मैंने जो जो ये बातें थी ऑलरेडी आपको बता दी हैं कि ये चीज़ें हैं, और यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी का है, ये सारी बातें बता दी है। तो मेन आपको पढ़ने के पर्पज से आपको मेन ये आर्टिकल पढ़ना है और समझ लेना है कि क्या क्या बातें हैं, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, समझाने के पॉइंट व्यू से इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो मैं बता रहा हूँ ये समझाने के पर्पज है, आपके समझने के लिए, इसको एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो अब पार्ट 2 में आ जाते हैं। तो पार्ट 2 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जा सकती है, कैसे छोड़ी जा सकती है, और सिटीजनशिप के क्या क्या ये प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और उसके अलावा जो आपका सिटीजनशिप एक्ट है 1955 वो भी है। तो ये सारी बातें जो है उसके अंदर है, और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आर्टिकल 5 कहता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम पे किस तरह से सिटीजनशिप को डिसाइड किया गया ये बता रहा है। एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया के अंदर उस टाइम पे रह रहा था 26 जनवरी 1950 को, एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ वो इंडियन टेरिटरी में बॉर्न था, ईदर ऑफ हुज पेरेंट और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स वर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, या उसके कोई भी दोनों में से कोई भी एक पेरेंट जो है इंडिया की टेरिटरी में पैदा हुआ था। हु हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग सच कमेंसमेंट, या ऐसा पर्सन जो है वो 5 साल तक, यानी इस 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले तक, इस कमेंसमेंट से पहले ऑर्डिनरी जो है वो इंडिया में रह रहा था, इंडियन की टेरिटरी पे रह रहा था, तो उसको सिटीजन बोला गया इंडिया का। ठीक है। तो यानी पहले तो वो डोमिसाइल होना चाहिए 26 जनवरी 1950 को, अगर वो यहाँ पे इंडियन टेरिटरी में रह रहा है वो, और
पैदा भी वो इंडियन टेरिटरी में होता, या उसके पेरेंट्स में से, माता पिता में से कोई भी एक पैदा हुआ था, या वो पिछले उस 1950 से 5 साल पहले तक अगर वो क्या था, ऑर्डिनरी वहाँ पे उस एरिया में, टेरिटरी में, इंडिया में रह रहा था, तो उस केस में उसको सिटीजन बोला गया, कि वो सिटीजन होगा इंडिया का। इस तरीके से डिफाइन किया कि कौन सिटीजन होगा 26 जनवरी 1950 को। राइट ऑफ सिटीजन टू सर्टेन प्रोविजन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया। तो अब ये उनके बारे में बता रहे हैं जो माइग्रेट हुए इंडिया के अंदर। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5, तो आर्टिकल 5 में जो भी बातें बताई गई वो छोड़ दो, उसके अलावा बता रहे हैं कि ए पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी इन पाकिस्तान। तो जो पाकिस्तान की टेरिटरी से इंडिया की टेरिटरी पे आया, बोला गया कि उसको भी हम मानेंगे कि वो भी एक सिटीजन है, डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया का मतलब कि हम मानेंगे। ऊपर की डेफिनेशन के अंदर वो फिट नहीं बैठता क्योंकि वो माइग्रेट होके आया है, लेकिन हम तब भी उसको मानेंगे, इसीलिए लिखा गया नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 5। क्योंकि आर्टिकल 5 सिर्फ उन्हीं पर्सन को सिटीजन मानता है जो इंडिया की टेरिटरी में रह रहे थे, डोमिसाइल थे, और साथ के साथ वो पैदा हुए थे, या उनके पेरेंट्स में से कोई एक पैदा हुआ था, और या 5 साल तक वो ऑर्डिनरी वहाँ पे 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले वहाँ पे रह रहा था। लेकिन उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई पर्सन अगर उस टाइम पे माइग्रेट हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान की टेरिटरी से कमेंसमेंट के टाइम में, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 उस टाइम पे, ही और ईदर ऑफ हिज पेरेंट एंड हिज ग्रांड पेरेंट वाज बोर्न इन इंडिया। और इसके साथ या तो वो पैदा हुआ था, या उसके पेरेंट्स, या उसके ग्रांड पेरेंट्स, उनमें से कोई भी जो है वो इंडिया के अंदर बॉर्न हुआ था। तो उस केस में उसको हम क्या मान रहे हैं, उसको हम डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया मान रहे हैं। इन एनी केस और एंड, इसके साथ साथ तो था ही कि उसके पेरेंट्स, ये वो या उसके ग्रांड पेरेंट्स, उनमें से कोई वहाँ पे इंडिया के अंदर उस पैदा होना चाहिए था। उसके अलावा क्या कर रहे हैं कि क्या और दूसरी कंडीशन है, इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर 19 जुलाई 1948। इसमें दो कंडीशन और बना दी उन्होंने बोला कि अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुआ, ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सिंस द डेट ऑफ इट्स माइग्रेशन, और उसके बाद अगर वो माइग्रेशन के बाद उस डेट से अब इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रह रहा है। In case where such person has so migrated on after 19th July 1948, he has been registered as the citizen of India। और या तो दूसरा क्या है कि किस, मान लो कंडीशन यहाँ पे बताएगी कि किस किस कंडीशन में माना जाएगा। तो कंडीशन एक तो ये बता दी कि पहले तो वो, या तो वो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स, उनमें से कोई जो है वो इंडिया के अंदर बॉर्न हो, तब माना जाएगा। या दूसरी कंडीशन क्या बताई गई कि उसके साथ साथ अगर वो माइग्रेट हुआ 19 जुलाई 1948 से पहले, तो उसको ऑर्डिनरी यानी माइग्रेशन के बाद यहाँ पे रहना पड़ेगा। ही हैज़ बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन द टेरिटरी सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, यानी 19 जुलाई इससे पहले अगर वो माइग्रेट हो गया है, तो उससे कि उस टाइम से, जब जिस टाइम से वो माइग्रेट हुआ, वो इंडिया के अंदर ऑर्डिनरी रह रहा है, तब उसे डीम टू बी सिटीजन माना जाएगा। और एक कंडीशन क्या बताई गई कि अगर वो ऑन या आफ्टर 19 जुलाई 1948, या तो 19 जुलाई 1948 तक के दिन या उसके बाद वो माइग्रेट हुआ, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, उसे अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज सिटीजन ऑफ इंडिया, और उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और ये सारी जो है फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन शैल बी सो रजिस्टर्ड। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन का भी एक उन्होंने क्या बताया कि एक क्राइटेरिया बताया कि 6 महीने तक रहना पड़ेगा, तब उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, एप्लीकेशन वो दे सकता है कि उसे इंडियन सिटीजन के तौर पर रजिस्टर किया जाए। तो यहाँ पे बेसिकली जो माइग्रेटेड लोग थे उनके बारे में बताया गया कि माइग्रेटेड लोग के लिए उन्होंने डेट फिक्स की। एक तो पहले उनके वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रांड पेरेंट्स में कोई इंडिया के अंदर पैदा हुआ होना चाहिए था, और दूसरा अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले माइग्रेट हुआ, तो उस माइग्रेशन के बाद वो इंडिया में ही ऑर्डिनरी रहना चाहिए, तभी उसको सिटीजन मानेंगे इंडिया का। और उसके बाद दूसरी कंडीशन बताई कि अगर 19 जुलाई 1948 से पहले वो नहीं आया, इंडिया के अंदर माइग्रेट नहीं हुआ, अगर 19 जुलाई 1948 को हुआ या उसके बाद हुआ, तो उसको साथ के साथ रजिस्टर भी कराना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसका ये तरीका बता रखा है
कि उसे एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा और वहाँ पे जिस फॉर्म या मैनर के अंदर गवर्नमेंट ने बोला होगा उस फॉर्म में काम करना पड़ेगा। और साथ के साथ एप्लीकेशन तभी लगा सकता है जब वो 6 महीने इंडिया के अंदर माइग्रेट होने के बाद बिता लेता है। तो ये सारे जो है तरीका बताया गया है। अब जो एक बात मेरे माइंड में आती है, मैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम पढ़ रहे हैं तो मेरा काम है कि आपको सिटीजनशिप के जो भी आर्टिकल्स है उसको एक्सप्लेन कर दूं। लेकिन इसके साथ मुझे लगता है कि इसका रिलेवेंस अब कम हो गया है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें थी वो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट थी, यानी 26 जनवरी 1950 की बातें थी। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको समझ लीजिए। और जो आ सकता है वो आपका सिटीजनशिप एक्ट में से जो तरीके बताए गए कि किस तरीके से सिटीजनशिप के हम एक्वायर करते हैं और किस तरीके से हम सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं, ये दो तरीके जो हैं वो हम अभी पढ़ रहे हैं, उसको भी हम देखेंगे और उसमें से क्वेश्चन जनरली आ जाता है। लेकिन हम इसको समझ लेते, सारे आर्टिकल को समझने के लिए जरूरी है। आर्टिकल 7 कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अब पहले तो क्या था कि जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आए उसके बारे में बात बता दी उन्होंने। अब ये बता रहे हैं राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान कोई माइग्रेंट चला गया तो क्या हुआ, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग आर्टिकल 5 एंड 6। तो ऊपर जो भी दो बातें हमने की उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यानी ये अगर एक तरीके से देखें तो यहाँ पे एक अलग केस को डिस्कस किया गया। अगर इस केस में कोई फॉल नहीं कर रहा है, इस केस में वो कवर नहीं हो रहा है, तो फिर ये केस डिस्कस किया। फिर ये केस में भी दोनों में अगर नहीं फॉल कर रहा तो ये थर्ड केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो थर्ड केस में क्या कह रहा है कि ए पर्सन हु आफ्टर द 1 मार्च 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडेड पाकिस्तान शैल नॉट डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई 1 मार्च 1947 के टाइम पे इंडिया से माइग्रेट होके पाकिस्तान चला गया तो उसे सिटीजन नहीं माना जाएगा इंडिया का, ठीक है। क्लियरली बोल दिया उन्होंने कि भाई सिटीजन नहीं माना जाएगा, प्रोवाइड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू ए पर्सन। लेकिन ये बात उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान हैज़ रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन वो पाकिस्तान में माइग्रेट तो हो गया था आफ्टर 1 मार्च 1947, लेकिन वापस फिर इंडिया के अंदर रिसेटलमेंट के तौर पर परमिट लेकर यहाँ पे आ गया, या परमानेंट रिटर्न उसका हो गया इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वापस आ गया तो उस केस में क्या है, उसको हम जो है सिटीजन मानेंगे, डीम टू बी सिटीजन हो जाएगा। अदरवाइज जो पाकिस्तान चला गया था इंडिया की टेरिटरी से उसको हम सिटीजन नहीं मान रहे। एंड एवरी सच पर्सन शैल फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 6 बी डीम टू हैव माइग्रेटेड टू टेरिटरी आफ्टर द 19 जुलाई 1948। तो वो कह रहा है कि इस केस को हम डिस्कस कैसे करेंगे, मतलब इसको टैकल कैसे करेंगे, उसको हम कैसे तरह से संभालेंगे। तो उसको हम इस तरीके से, जो जैसे तरीका यहाँ पे बताया गया था कि उसको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी फॉर्म है और जो भी गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर रखा हो उस तरीके से करना पड़ेगा। 6 महीने तक एप्लीकेशन लगाने से पहले उसे क्या करना पड़ेगा, इंडिया में रहना पड़ेगा। तो ऐसा पर्सन जो पाकिस्तान में माइग्रेट कर गया था लेकिन वापस आ जाता है परमिट ऑफ सेटलमेंट लेकर, यहाँ पे दोबारा से सेटल होने का परमिट लेकर, या परमानेंट रिटर्न आ जाता है इंडिया के अंदर, तो उसको हम ये जो केस था उस तरीके से डील करेंगे। और उसके लिए उसे एप्लीकेशन आप लगाना पड़ेगा और रजिस्टर करवाना पड़ेगा एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। 8th में कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो ऊपर जो हम सारी बात कर रहे थे उसके अलावा एक नया जो केस आया उसके अंदर कह रहे हैं कि ऐसा सिटीजनशिप उनके पर्सन का जो इंडियन ओरिजिन के हैं और लेकिन इंडिया से बाहर रह रहे थे, उनके बारे में आप बोल रहे कि उनका कैसे डील करना है, उनको क्या करेंगे। तो कह रहे हैं कि एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन हु और ईदर ऑफ हुज पेरेंट्स और एनी ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स वर बोर्न इन इंडिया। तो ऐसा पर्सन जो खुद यहाँ पे पैदा हुआ, उसके पेरेंट्स पैदा हुए या ग्रैंड पेरेंट्स पैदा हुए, इनमें से कोई भी पेरेंट जो है कोई भी केस हुआ तो, एंड हु इज ऑर्डिनरी रिसाइडिंग इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, और वो इंडिया से बाहर रह रहा है, शैल बी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको हम इंडियन सिटीजन कह सकते हैं या इंडियन सिटीजन उसको माना जा सकता है इफ, अगर क्या कहते हो, ही हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर उसको इंडिया सिटीजन के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया, किसने रजिस्टर्ड किया,
डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इंडिया के उस कंट्री के अंदर, तो बाहर किसी कंट्री में रह रहा है लेकिन उसने क्या किया है, रजिस्टर कर लिया है आपको एज अपने आप को एज ए इंडियन सिटीजन, किसके पास, डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया के हैं वहाँ पे। तो हर इंडिया का हर स्टेट के अंदर, स्टेट का मतलब बाहर की कंट्री के अंदर अपना एक डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो डिप्लोमेटिक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसमें एम्बेसडर, जैसे इंडियन एम्बेसडर होते हैं बाहर की एम्बेसी में होते हैं, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। तो उनके पास अगर उसने एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर करा लिया था तो उनको भी डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। तो वेयर ही इज फॉर टाइमिंग रिसाइडिंग, तो जहाँ पे वो जिस कंट्री में वो रह रहा है वहाँ के डिप्लोमेटिक या कॉन्सुलर रिप्रेजेंटेटिव के पास उसने आपको इंडियन सिटीजन के तौर पर वहाँ पे रजिस्टर करवा लिया, तो भी वो इंडियन सिटीजन माना जाएगा। ये भी एक केस बताया गया है। ठीक है, तो ये काम चाहे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कमेंसमेंट से पहले हुआ हो या बाद में हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस केस में भी ये माना जाएगा, चाहे उसने बाद में अपने आप को रजिस्टर करवाया हो या पहले रजिस्टर करवाया हो, वो दोनों ही केस के अंदर सिटीजन ऑफ इंडिया डीम किया जाएगा, माना जाएगा उसको। आर्टिकल 9 क्या कहता है, पर्सन वॉलंटरी अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, ऐसा पर्सन जो खुद ही वॉलंटरली यानी जानबूझ के किसी दूसरे स्टेट का, फॉरेन स्टेट का, बाहर किसी कंट्री का सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है तो वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, ये बता दिया। तो नो पर्सन शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द आर्टिकल 6 और इफ यू, अगर किसी ने वॉलंटरली यानी ऊपर किसी भी केस के अंदर वो आप डीम मान रहे हैं कि इसके अंदर डीम कर लिया जाएगी अगर भाई उसने रजिस्टर कर रखा है, तो इनमें से किसी भी केस के अंदर अगर वो क्या करता है कि वॉलंटरली किसी दूसरे फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, तो ये मान लिया जाएगा उसी डेट से कि वो अब इंडिया का सिटीजन नहीं रहा। ठीक है, तो नहीं माना जाएगा उसको, ये बता दिया। कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, कि जो राइट है सिटीजनशिप का वो कैसे कंटिन्यूस होगा, उसका कैसे आगे बढ़ेगा, उसके बारे में बता रहे हैं। एवरी पर्सन हु इज डीम्ड और सिटीजन अंडर द एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट, यानी इस पार्ट के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन जिसको सिटीजन माना गया है वो कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, तो एक बार इसको मान लेगा तो वो सिटीजन बना रहेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ लॉ दैट में बी मेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट जब तक कोई और लॉ नहीं बनाता जिससे वो गवर्न हो, तब तक उसको सिटीजन माना ही जाता रहेगा। तो ऊपर जितने भी हमने केस डिस्कस किए उसके अंदर एक बार किसी को सिटीजन माना गया तो वो सिटीजन ही रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना के उनको रेगुलेट नहीं करता। Nothing in the foregoing provision of this part shall derogate the power of Parliament to make any provision with respect to the acquisition, termination of citizenship and other matter related to the citizenship। तो यहाँ पे पावर दे दी गई, तो वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट टू सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी पार्लियामेंट के पास पावर होगी इस सिटीजनशिप के लॉ को रेगुलेट करने के लिए। तो देखिए आर्टिकल जो है हमारा यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो आर्टिकल्स है जनरली वो हमें मेन पावर देते हैं कि पार्लियामेंट कैसे लॉ बना सकता है और किन टॉपिक्स पे बना सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे जब सिटीजनशिप की बात आई तो पार्लियामेंट को पावर देना ज़रूरी था। तो आर्टिकल 11 के अंदर सिटीजनशिप से रिलेटेड पावर दी गई पार्लियामेंट को कि वो लॉ बनाकर जो सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए कैसे वो एक्वायर करेगा कोई पर्सन, या किस तरह से उसका सिटीजनशिप जो टर्मिनेट हो सकता है, या और इससे रिलेटेड सिटीजनशिप से जो मैटर हैं पार्लियामेंट के पावर होगी, ये आर्टिकल 11 के अंदर बताया गया है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तो यही आर्टिकल्स 11 तक दे रखा है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एक लॉ बनाया गया पार्लियामेंट के द्वारा वो था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसके अंदर बताया गया तरीके क्या हैं जिसके द्वारा सिटीजनशिप ली जा सकती है और किस तरीके से सिटीजनशिप को छोड़ी भी जा सकती है, नागरिकता को किस तरह से छोड़ी भी जा सकती है, उसके बारे में तरीके बताए। तो लेने के तरीके जो हैं सिटीजनशिप को लेने के वो 5 तरीके बताए गए हैं। तो उसमें से पहला जो है वो बाय बर्थ है, और ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 का सेक्शन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेक्शन लिख दिया कि सिटीजनशिप एक्ट का कौन सा सेक्शन है। इसका एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन जो है मैं एक इन्फॉर्मेशन पर्पज से मैं लिख देता हूँ। तो इसमें एक पीरियड बताया कि बाय बर्थ कैसे कैसे रेगुलेट होगा। तो कोई 26 जनवरी से लेकर और 1 जुलाई 1987 से पहले तक
पर्सन उसकी बात कर रहे हैं इस पीरियड के लिए, यानी बिफोर 1 जुलाई 1987। इसका मतलब ये है कि जुलाई से पहले यानी 30 जून 1987 तक क्या होगा, इस डेट को छोड़कर। ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया इज अ सिटीजन बाय बर्थ irrespective of the nationality of his parent। तो चाहे उस बच्चे के पेरेंट्स किसी भी नेशनैलिटी के रहे, अगर वो इंडिया के अंदर पैदा हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर 30 जून 1987 तक, यानी 1 जुलाई 1987 से पहले पहले तक, तो उस पर्सन को क्या माना जाएगा कि वो इंडियन सिटीजन बाय बर्थ है। ये क्राइटेरिया बनाया गया है आपके सिटीजनशिप एक्ट के अंदर। दूसरा, अगर वो 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 से पहले तक, उस केस में क्या होगा, कब माना जाएगा, ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया, अगर कोई बच्चा इंडिया में पैदा हुआ उसको सिटीजन कब माना जाएगा, इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया बताए गए हैं। देखिए इसके अंदर जो है पहले उन्होंने रिलैक्स कर दिया है, इसके अंदर बहुत आसान था, सिर्फ कोई पैदा भी हुआ चाहे उसके पेरेंट्स सिटीजन इंडिया के थे या नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसको इंडियन सिटीजन मान लिया गया अगर पैदा ही हुआ इस पीरियड के अंदर तो भी। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आया, डिसेंडेंट के ऊपर आया हुआ है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है तो ये आपको ध्यान में रखना है, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो बाय बर्थ के क्राइटेरिया के अंदर 3 पीरियड उन्होंने डिफाइन किए। पहले पीरियड के अंदर जो आपका 1987 तक का था ये जुलाई का, उसके अंदर तो बोला कि सिर्फ जो पैदा भी हो जाता है यहाँ पे इंडिया के अंदर चाहे उसके पेरेंट्स हैं या नहीं है उसको हम इंडियन सिटीजन मान रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ा उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया, तो उसमें फिर इस पीरियड में क्या बोला गया कि भाई कोई एक पेरेंट तो बर्थ के टाइम पे उसका इंडियन होना चाहिए। ठीक है, और फिर 3 दिसंबर 2004 से उसके बाद क्या बोला, ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। उसको कंसिडर करेंगे कब, ओनली इफ द बोथ पेरेंट्स आर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो उसके दोनों पेरेंट्स सिटीजन ऑफ इंडिया हो, और वन ऑफ हुज पेरेंट इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द अदर इज नॉट एन इलीगल माइग्रेंट एट द टाइम ऑफ इट्स बर्थ। तो एक, या तो दोनों पेरेंट्स को सिटीजन हो इंडिया के, या एक पेरेंट सिटीजन हो इंडिया का और दूसरा जो पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट ना हो। इलीगल माइग्रेंट का मतलब क्या हो सकता है, इलीगल माइग्रेंट का मतलब ये है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर वो पासपोर्ट वीज़ा लेके आया हो, यानी प्रॉपर जो रूल्स थे गाइडलाइंस थे उसके तहत वो आया हो, तब उसे इलीगल माइग्रेंट हम नहीं मानेंगे। जैसे कि कोई काम करने के लिए आ सकता है प्रॉपर परमिशन लेके, तो वो सारे जो है दूसरा पेरेंट हो सकता है, लेकिन एक पेरेंट जो है उसका सिटीजन होना चाहिए, या तो दोनों पेरेंट हो। तो ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्राइटेरिया जो है उसको स्ट्रिक्ट बनाया गया अलग अलग पीरियड के लिए। तो 3 दिसंबर 2004 जो है ये कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो यानी ये अलग अलग टाइम पे जैसे जैसे उसको उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया, तो जो प्रोसीजर था, जो गाइडलाइंस थी या जो प्रोविजन थे उसको स्ट्रिक्ट बनाया गया कि इंडियन सिटीजनशिप इतनी आसानी से नहीं दी जाएगी। The children of foreign diplomat posted in India, enemy aliens cannot acquire Indian citizenship by birth। तो जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, यानी फॉरेन डिप्लोमेट, जैसे मैंने अभी आपको केस बताया था कि इंडियन डिप्लोमेट्स बाहर के एम्बेसी में पोस्टेड होते हैं, यूएसए हो गया, कोई दूसरी कंट्री हो गई, उसी तरह से बाहर की कंट्री के लोग भी यहाँ पे एम्बेसी में पोस्टेड होते हैं। तो फॉरेन डिप्लोमेट्स के जो चिल्ड्रन हैं अगर यहाँ पे पैदा हुए, अब यहाँ पे फॉरेन डिप्लोमेट्स रह रहे हैं तो उनके बच्चे भी होंगे ऑब्वियसली, तो बच्चे होंगे तो अगर बाय बर्थ यानी पैदा होने से ही सिर्फ उनको इंडियन सिटीजनशिप जो है वो नहीं मिल जाती, ये बताया। और एनिमी एलियंस, तो अगर किसी कोई एनिमी एलियन हो, यानी कहने का मतलब कि जो हमारा दुश्मन हो और यहाँ पे इंडिया में आ गया है, तो उसको भी उसका कोई बच्चा हुआ, उसका भी कोई किड हुआ, तो उसको भी बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो दोनों के केस में जो चिल्ड्रन है फॉरेन डिप्लोमेट के या एनिमी एलियन के, दोनों को ही बाय बर्थ जो है इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो ये हमने बात कर ली कि पहला जो तरीका क्या है जिससे इंडियन सिटीजनशिप ली जा सकती थी वो बाय बर्थ था। उसके बाद दूसरा क्या है, बाय डिसेंडेंट। ठीक है, बॉर्न आउटसाइड इंडिया। अब यहाँ पे तो इंडिया में पैदा हो रहे थे, अब अगर बाहर पैदा होते हैं तो उस केस में भी इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। तो बाय डिसेंट का मतलब होता है यानी कि फादर मदर किसी की तरफ से जो है ये इंडिया में कोई लिंक है। और कौन से तरीके हैं, तरीके सारे देख लेते हैं। उसके बाद बाय रजिस्ट्रेशन है, रजिस्टर करा के भी सिटीजनशिप ली जा सकती है।
और कौन सा मेथड है, बाय नेचुरलाइजेशन, तो नेचुरलाइजेशन भी तरीका है, ये भी देख लेंगे। और उसके अलावा क्या है, उसके बाद बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी किसी दूसरी टेरिटरी को इंडिया एक्वायर करती है तो वो उनके भी जो सिटीजन है उनको भी सिटीजनशिप मिल जाती है। तो ये तरीके हैं अलग अलग। चलिए बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट तरीके की, बाय डिसेंट। तो डिसेंट का पीरियड बताया गया कि 26 जनवरी 1950 तक के 10 दिसंबर से पहले तक। उस केस में क्या बोला कि अगर कोई पर्सन जो है बाहर पैदा हुआ, ठीक है तो इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट, तो उसको हम सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट यानी लिंकेज, यानी फादर मदर या उसमें से कोई यहाँ पे रह रहा था, उसकी वजह से उसको माना जाएगा। कब, इफ हिज फादर वॉज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, अगर उसके जन्म के समय पर जो उसके फादर थे वो इंडियन सिटीजन थे। However, if the father of the person was citizen of India by descent only, the person shall not be citizen of India. लेकिन अगर मान लो ये तो हम उसके फादर सिटीजन इंडिया के हैं तो उसको हम मान लेंगे कि वो पर्सन जो है बाय डिसेंट जो है वो इस इंडिया का सिटीजन है। लेकिन अगर उसके फादर भी खुद अगर बाय डिसेंट जो है यानी सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उस केस में बोला कि उस केस में वो सिटीजन नहीं माना जाएगा। यानी फादर भी क्या है, बाय डिसेंट है, यानी जो बच्चा पैदा हुआ उसके फादर जो थे वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, उसके फादर थे इंडिया के सिटीजन, तो वो भी डिसेंट वाले से आ गए। तो कह रहे कि अगर वो भी जो अभी बच्चा पैदा हुआ उसका फादर जो है वो बाय डिसेंट है, तो उस केस में उसको सिटीजन नहीं मानेंगे, अनलेस, जब तक कि क्या नहीं हो जाता, हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट द इंडियन कॉन्सुलेट within 1 year of its occurrence of the commencement of this act, whichever is later or which the permission of government after the expiry of, अगर his father at the time of birth in service of, तो दो केस में उन्होंने बोला कि दो केस में हम मान लेते हैं, अगर जो फादर है वो बाय डिसेंट वो भी क्या है इंडियन सिटीजन है, तो हम दो केस मान लेते हैं जिसके अंदर हम माना जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं माना जाएगा। तो वो बताया कि अगर उसके बर्थ को, जो बच्चा पैदा हुआ उसको हम इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर 1 साल के अंदर रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो जब ये एक्ट आया उसके 1 साल के अंदर हमने क्या किया, जो बच्चा पैदा हुआ था उसको रजिस्टर करवा लिया उसके बर्थ को, तो उस केस में बच जाएगा, उस केस में उसको सिटीजन माना जा सकता है अगर फादर भी बाय डिसेंट जो है इंडियन सिटीजन है। या दूसरा ये काम हो सकता है कि जो फादर है अगर वो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है तो भी हम मान लेंगे कि भाई उसका जो बच्चा है वो एक इंडियन सिटीजन है बाय डिसेंट। तो मोटा मोटी यानी क्या बोला गया कि अगर कोई बच्चा इंडिया से बाहर पैदा हुआ, जैसे कि हमने केस डिस्कस किया था फॉरेन कंट्री में है और वहाँ पे सर्विस में है, जैसे यहाँ पे बता रखा है, तो सर्विस के केस में मान लिया जाएगा। लेकिन अदरवाइज अगर फादर भी इंडियन नेशनल नहीं है और उसका भी फादर जो थे वो बाय डिसेंट थे, बाय डिसेंट यानी उसके फादर के फादर थे, तो उस केस में जो है वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा और उसे सिटीजन नहीं माना जाएगा। और दो क्राइटेरिया के अंदर हो सकता है, या तो उसके बर्थ को रजिस्टर करवा ली जाए इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर 1 साल के अंदर, या उसके फादर जो है जो बच्चा पैदा हुआ है वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में हो इंडिया के, तो तब उस केस के अंदर मान लिया जा सकता है कि वो भी बाय डिसेंट जो है सिटीजन है इंडिया का। फिर उसके बाद 10 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 2004 से पहले की बात होता है। ए पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ, तो उस केस में किसको कंसिडर किया जाएगा, आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ, तो दोनों में से कोई एक पेरेंट जो है वो उसके टाइम पे, बर्थ के टाइम पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए। तो ये अलग अलग टाइम के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया बता रखे हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ फादर का ही होना चाहिए था, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज सिटीजन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, हाउएवर इफ द पेरेंट और द पर्सन वाज सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट ओनली नॉट, तो बाकी वो तरीका वही बताया कि अगर या तो कोई भी पेरेंट जो है इंडियन सिटीजन तब भी उसको मान लिएगा बाय डिसेंट, नहीं तो क्या है अगर उसके फादर भी जो है बाय डिसेंट है तो उस केस में या तो 1 साल के अंदर उसके बर्थ को रजिस्टर करवाओ इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर, या दूसरा क्या करो कि आइदर ऑफ द पेरेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई एक पेरेंट तो गवर्नमेंट सर्विस में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्विस में होना चाहिए, तब उस केस में भी सिटीजन मान लिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। 3 दिसंबर 2004 एंड ऑनवर्ड्स, इसके बाद सिचुएशन फिर दोबारा से चेंज हुई। उसके अंदर क्या बोला कि पर्सन बोर्न आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द डिसेंट अनलेस, ठीक है। अब उसका कि
डिसेंट नहीं मान जाएगा कब तक, जब तक हिज बर्थ इज रजिस्टर्ड एट द इंडियन कॉन्सुलेट, जो हमने अभी बात किया, विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेट पीरियड। तो वो कह रहे हैं कि या तो उसके बर्थ को 1 साल के अंदर हमने रजिस्टर करवा दिया गया हो, या हमने परमिशन के साथ यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके 1 साल के बाद भी रजिस्टर कराया हो, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। However, no such birth shall be registered unless the parent of such person declare in form in manner in which the minor does not hold the passport of another country। और लेकिन एक काम यहाँ पे जब रजिस्टर करवाते हैं उसके बर्थ को इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर, इस केस के अंदर, तो हमें ये भी डिक्लेयर करना होता है कि बच्चा जो है, माइनर जो है, वो किसी दूसरे कंट्री का पासपोर्ट नहीं होल्ड कर रहा। तो ये सारे जो है कंडीशन बताए गए हैं। ए माइनर who is a citizen of India by virtue of this section and also a citizen of any other country cease to be a citizen of India if he does not renounce the citizenship or nationality of another country within months of 6 attaining the full age। तो कह रहे कि कोई ऐसा माइनर जो इंडिया का सिटीजन है, ठीक है, एंड इज ऑल्सो ए सिटीजन ऑफ अदर कंट्री, यानी जब वो माइनर है तब तक तो वो कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, वो इंडियन सिटीजन भी है, किसी दूसरी कंट्री का भी सिटीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही वो मेजर होता है, मेजर होने के 6 महीने के अंदर उसे क्या करना पड़ेगा, दूसरी देश का जो सिटीजनशिप है या नेशनैलिटी है उसको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ा तो वो क्या होगा, इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा। अगर कोई माइनर है, 2 कंट्री का वो नेशनैलिटी या सिटीजनशिप होल्ड कर रहा है, तो मेजर होने के 6 महीने के अंदर उसे दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप को छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा, वो इंडिया का सिटीजन नहीं रहेगा, ये बताया है। तो ये सारी जो है बातें बाय डिसेंट आ जाती है, यानी कहीं और पैदा होता है, लेकिन पेरेंट्स क्योंकि इंडियन लिंकेज से हैं, इंडिया में इंडिया के सिटीजन है या इंडिया के गवर्नमेंट सर्विस में, तो उससे ये सारे मामले जो हैं वो डील हो रहे हैं। अगला जो है तरीका इंडियन सिटीजनशिप लेने का, वो है बाय रजिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उसको हम रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगाते हैं तो हमें रजिस्टर कर सकता है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया इन कैटेगरीज के अंदर, इफ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, अगर इनमें से किसी कैटेगरी में आता है तो। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का लगाने से पहले, रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन से लगाने से पहले वो 7 साल तक यहाँ पे इंडिया में ऑर्डिनरी रह रहा हो, आमतौर पर रह रहा हो 7 साल तक। ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। तो या दूसरा तरीका बताया कि वो कहाँ पे रहा हो, ऑर्डिनरी आमतौर पे रह रहा हो कि इंडियन ओरिजिन का, पहली बात तो ठीक है, और दूसरा एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया। तो अनडिवाइडेड इंडिया क्या है, हमारा पहले यानी आज़ादी से पहले जब सारे ही पाकिस्तान और बाकी जो भी एरिया था एक साथ था, अनडिवाइडेड एरिया के अंदर, उसके बियॉन्ड एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड, तो उसके बाहर कहीं पे रह रहा हो तो वो जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन के लिए लगा सकता है। अब ये आउटसाइड क्यों है, क्योंकि जो इन प्लेस के अंदर रह रहा होगा तो उसको बाय दूसरे तरीके से, बाय डिसेंट या दूसरे तरीके से बाय बर्थ भी उसको मिलने के चांसेस हैं। तो इसलिए ये उन केस को डील कर रहा है रजिस्ट्रेशन को जहाँ पे वो इंडिया के किसी पोर्शन में नहीं रह रहा था, अनडिवाइडेड इंडिया के, पाकिस्तान, क्योंकि हमने माइग्रेशन की बात भी कर ली और बाकी चीज़ों की भी बात कर ली है। ए पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन से मैरिड है वो, एंड इज ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 7 years बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। तो दूसरा और कौन कवर हो सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो इंडियन सिटीजन से मैरिड हो और 7 साल से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन लगाने से पहले 7 साल तक यहाँ पे ऑर्डिनरी रह रहा हो। माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, माइनर चिल्ड्रन जो होंगे, जो छोटे बच्चे हैं 18 साल से नीचे के, वो और सिटीजन ऑफ इंडिया यानी जो उसके पेरेंट्स हैं वो इंडिया के सिटीजन है, तो वो भी यहाँ पे जो है ये रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी, फुल एज का मतलब 18 साल से ऊपर वाले, और कैपेसिटी मतलब यानी उन्हें पूरी कैपेसिटी है कि अपना कोई भी डिसीजन ले सकें। हुज पेरेंट्स आर रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर पेरेंट्स खुद भी रजिस्टर्ड है इंडिया के, और तो उनके बच्चे भी जो है अगर मैच्योर हो गए हैं, मैच्योर मतलब कि 18 साल से ऊपर के हो गए हैं और पूरे कैपेबल हैं, यानी अनसाउंड माइंड के नहीं है या इस तरीके से कोई कमी नहीं है, तो उस केस में भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए लगा सकते हैं एप्लीकेशन।
ए पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट वाज अर्लियर सिटीजन ऑफ इंडियन इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। तो कोई अगर किसी का पेरेंट जो है वो पहले, कोई भी एक पेरेंट या खुद भी वो अगर सिटीजन था इंडिया का, इंडिपेंडेंट इंडिया का, और ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 12 मंथ्स, और 12 महीने से जो है वो एप्लीकेशन लगाने से पहले वो वहाँ पे रह रहा है इंडिया के अंदर, तो वो भी लगा सकता है। देखेंगे कि कंसिडरेबल चेंज आ गया, यहाँ पे 12 महीने का टाइम दिया जबकि ऊपर 7 साल का था। तो इसका ये फ़ायदा यही हुआ कि अगर कोई फुल कैपेसिटी का और पहले वो क्या था, उसके पेरेंट्स या वो इंडिया के अंदर जगह सिटीजन था, तो उस केस के लिए सिर्फ 12 मंथ का टाइम कर दिया, टाइम कम कर दिया गया। ए पर्सन ऑफ फुल एज कैपेसिटी हु हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर फॉर 5 ईयर्स। तो जो ओवरसीज सिटीजन है, इंडिया कार्ड होल्डर जिसके पास है, तो वो भी जो है 5 साल तक है तो वो भी लगा सकता है। एंड हु इज़ ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर 12 मंथ, और 12 महीने का तो वो क्राइटेरिया है कि 12 महीने तक आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, पहले, उससे पहले रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन लगाने से पहले। ठीक है, तो ये ओवरसीज सिटीजन और जो इंडियन कार्ड होल्डर है, इसको सिटीजन ऑफ इंडिया एक्ट या सिटीजनशिप एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, लेकिन इसको बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये डेप्थ में हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ही, इतना ही आपको सफिशिएंट है। इनफैक्ट ये ही मैंने ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर दिया पहले से, जो भी रिक्वायर्ड उससे ज़्यादा। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को कैसे डिफाइन किया गया है? ए पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ, एक पर्सन को हम इंडियन ओरिजिन का कब मानते हैं? इफ ही और आइदर हिज पेरेंट वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो या तो वो या उसका कोई भी एक पेरेंट जो है वो अनडिवाइडेड इंडिया उसमें पैदा हुआ था, यानी 1947 से पहले पैदा हुआ था इंडिया के अंदर, और इन सच टेरिटरी विच बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर 15 अगस्त 1947, या उस टेरिटरी में पैदा हुआ था जो इंडिया का पार्ट बना 15 अगस्त 1947 के बाद में। और किसको हम ऑर्डिनरी रेजिडेंस इन इंडिया बोलेंगे? तो एन एप्लीकेंट शैल बी डीम्ड टू बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया। किसी एक एप्लीकेंट को हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया तब कहते हैं जब ही हैज़ रिसाइडेड इन इंडिया थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जब वो 12 महीने से एप्लीकेशन लगाने के 12 महीने से पहले तक वो क्या है, इंडिया के अंदर रह रहा हो। एंड ही हैज़ रिजाइडेड इन द इंडिया ड्यूरिंग 8 ईयर्स, और 8 साल तक पहले, 12 साल महीने से पहले भी 8 साल तक इंडिया में रह रहा हो, और उन 8 साल के अंदर उसने 6 महीने से कम साल तक नहीं रहा हो। यानी कहने का मतलब यह है कि जब एप्लीकेशन लगाएगा उससे पहले तो वो 12 महीने तक कंटिन्यूसली यहाँ पे इंडिया में रहना चाहिए, और उससे पहले 8 साल तक वो इंडिया का पार्ट रहा हो, यहाँ पे आता जाता रहा हो, और उस 8 साल में से 6 साल जो है पीरियड पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये तरीके बता दिए हैं जिससे वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा इंडिया का। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा था कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगला जो प्रोसीजर है वो बाय नेचुरलाइजेशन है। तो नेचुरलाइजेशन के तरीके क्या क्या हैं? ए सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रांट एनी पर्सन ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी नॉट बीइंग इलीगल माइग्रेंट। देखिए, इलीगल माइग्रेंट जो है उनको कोई राइट नहीं दिया गया और उनको सिटीजनशिप भी नहीं दी गई है। तो ये चीज़ हमेशा हर केस के लिए ध्यान में रखना है। ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, तो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन इंडियन सिटीजनशिप लेने का एक तरीका है, और इसको अप्लीकेशन लगा के लिया जा सकता है। और ये किसके लिए लिया जा सकता है? ये लोग जो हैं वो ले सकते हैं अगर ये इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड। देखिए, सिटीजनशिप लेने के लिए एक तो ये क्राइटेरिया कि ही इज़ नॉट द सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री, ऐसे किसी कंट्री का वो सिटीजन ना हो जहाँ पे इंडियंस को मना हो कि वो सिटीजनशिप ले सके। पहली बात तो ये बोला है कि इंडिया में सिटीजनशिप हम तभी देंगे जब वो पर्सन ऐसी कंट्री का ना हो, यानी हमारे फ्रेंडली रिलेशन होने चाहिए, वो भी कंट्री हमें अलाउ करके वहाँ पे सिटीजनशिप लेने के लिए हमारे मेंबर्स को या हमारे यहाँ पे लोगों को। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखने को बोला कि ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ एनी कंट्री वेयर सिटीजन ऑफ इंडिया आर प्रिवेंटेड बाय लॉ और प्रैक्टिस ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम बिकमिंग सब्जेक्ट और सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन। तो वहाँ पे जो हम प्रोसेस, जिसको हम जिस कंट्री के मेंबर को अलाउ कर रहे हैं उस कंट्री में भी वो अलाउड होना चाहिए, तभी हम बाय नेचुरलाइजेशन जो है दे सकते हैं। और ये जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस है वो सारे फॉरेनर्स के लिए अप्लीकेबल है। ही इज़ अ सिटीजन ऑफ एनी अनदर कंट्री, वो किसी दूसरी कंट्री का मेंबर हो तभी उसके बाद ऊपर जो है वो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस लगा के उसको सिटीजनशिप दी जा सकती है।
ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन द सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो या तो वो इंडिया में रहा हो या इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सर्विस में रहा हो वो, ठीक है। पार्टली और या दोनों में से आधा रहा भी हो और सर्विस में भी हो, गवर्नमेंट के पास काम करता हो, इसमें से भी कोई भी दोनों को मिला के हो सकता है। थ्रू आउट द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो टोटल मिला के 12 महीने तक जो है वो उसने या तो इंडिया में रहा हो या तो सर्विस में रहा हो, या दोनों पीरियड को मिला के 12 महीने कंप्लीट होने चाहिए अप्लीकेशन लगाने से पहले। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको रिलैक्स करके 12 महीने से इसको सिर्फ 30 दिन का कर सकती है, वो भी पार्ट्स के अंदर, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ब्रेक्स हो, यानी 2 दिन कहीं के काउंट कर लिए, 4 दिन कहीं के काउंट कर लिए, 10 दिन कहीं के काउंट कर लिए, उनको मिलाकर भी टोटल मैक्सिमम 30 दिन हो सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रिलैक्स कर दे तो स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर ये भी किया जा सकता है। तो बाय नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के अंदर जनरली 12 मंथ होता है, लेकिन वो 12 मंथ को भी कम करके 30 दिन का किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है तो। ड्यूरिंग द 14 ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द सेड पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, तो 12 महीने से 14 साल पहले की बात कर रहे हैं। ही हैज़ ईदर रिसाइडेड इन इंडिया और बीन इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्टली एंड फॉर ए पीरियड अमाउंटिंग टू नॉट ग्रेटर देन। तो अगला जो क्राइटेरिया है वो कह रहे हैं कि 12 महीने से पहले 14 साल तक वो इंडिया में रहना चाहिए नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के लिए, और ये सारे ही जो कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। इसमें से एक कंडीशन नहीं कि फुलफिल हुआ और काम हो गया, ये सारी ही कंडीशन फुलफिल होगी तभी होगा, ठीक है। तो 14 साल तक वो इंडिया में रहा हो 12 महीने से पहले, अप्लीकेशन लगाने से पहले तो 12 महीने तक उसको कंटिन्यूसली रहना पड़ेगा, और उससे पहले 14 साल तक यहाँ पे वो रहा हो, और 14 साल में टोटल जो एग्रीगेट पीरियड हो इंडिया में रहने का उसका 11 साल से कम नहीं होना चाहिए। और ये बाद में अमेंडमेंट किया गया, और ऐसे पर्सन जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को बिलोंग करते थे, और वो हिंदू थे, सिख थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, पारसी थे या क्रिश्चियन कम्युनिटी से थे, तो उनके लिए पीरियड जो है वो 5 साल कर दिया गया इंस्टेड ऑफ 11 ईयर। यानी पिछले 14 साल तक वो इंडिया में रह रहे हो, और टोटल जो एग्रीगेट पीरियड है इंडिया में स्टे का वो 5 साल तक है, तो उस केस में बाय नेचुरलाइजेशन जो है उनको अलाउ कर दिया गया था। ये एक अमेंडमेंट हुआ था अभी रिसेंटली, उसके अंदर इसको अलाउ किया गया था। ही इज़ ऑफ गुड करेक्टर, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। एडुकेट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल, 8 शेड्यूल के अंदर जो भी लैंग्वेजेस है उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी, इंग्लिश जो भी है उसके अंदर, डोगरी और नेपाली, ये जो भी लैंग्वेजेस हैं उसमें से जो लैंग्वेज है उसके बारे में उसे नॉलेज होनी चाहिए। दैट इन इवेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन बीइंग ग्रांटेड टू हिम ही इंटेंड्स टू, और उसकी इंटेंशन होनी चाहिए इंडिया में रहने के लिए कि वो इंडिया में रहेगा। जब उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा तो उसके बाद वो इंडिया में रहेगा, ये भी उसकी इंटेंशन होनी चाहिए। या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रहेगा, काम करेगा जहाँ पे इंडिया मेंबर है, या कोई ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे कंपनी या बॉडी में जहाँ पे इंडिया ने इस्टेब्लिश किया है, यानी इंडिया की किसी कंपनी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, या किसी पर्सन के साथ इंडिया का एसोसिएशन के इंडिया के साथ उसका एसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है, तभी उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाउएवर इफ द अप्लीकेंट इज अ पर्सन हु हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, अगर कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही नामी है और उसने कुछ सोशल रिफॉर्म वगैरह किया है, साइंस से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड या आर्ट लिटरेचर से रिलेटेड बहुत कुछ अच्छा काम किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इस कंडीशंस को, ऊपर जो कंडीशंस दिए गए सारे, उनको वेव भी कर सकती है, ठीक है। वो सब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। द पर्सन टू हुम ए सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन ग्रांटेड ओथ ऑफ एलिजियंस, और जब किसी को सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन दिया जाता है तो उससे शपथ भी दिलवाई जाती है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मानेगा और जो भी ड्यूटीज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सिटीजन की उसको निभाएगा। तो ये ओथ ऑफ एलिजियंस भी उसको लेना होता है। बाय इनकॉर्पोरेशन, अगला जो तरीका है जिससे हम सिटीजनशिप ले सकते हैं, यानी कोई ले सकता है, वो क्या है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। मान लो कोई टेरिटरी है जिसको इंडिया ने एक्वायर कर लिया, तो वहाँ के लोग कहाँ जाएंगे, तो उसके द्वारा उनको क्या है, इंडियन सिटीजनशिप दे दी जाती है। तो जैसे कि पौंडीचेरी के केस में हुआ था,
तो इफ एनी न्यू टेरिटरी बिकम्स ए पार्ट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई द पर्सन ऑफ दैट टेरिटरी टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के सिटीजन को, उस टेरिटरी के सिटीजन को इंडियन सिटीजन बना देती है। तो ये भी एक तरीका है। द सिटीजन, अब उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो सिटीजनशिप किस तरह से टर्मिनेट हो सकती है, उसके हम फटाफट देख लेते हैं 3 तरीके। तो रिनंसिएशन, अगर कोई छोड़ दे तो, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया फुल एज एंड कैपेसिटी मेक्स द प्रिस्क्राइब्ड मैनर ए डिक्लेरेशन, अगर वो डिक्लेयर कर देता है कि वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा है, तो वो पर्सन जो है उस डिक्लेरेशन के बाद, और वो डिक्लेरेशन रजिस्टर होने के बाद क्या होगा, इंडिया का सिटीजन होने से महरूम हो जाएगा या इंडियन सिटीजन नहीं रहेगा। तो यानी यहाँ पे एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और डिक्लेरेशन को बाद में रजिस्टर करना पड़ता है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है, उसके पास रजिस्टर करवाना पड़ता है। इफ एनी सच डिक्लेरेशन मेड ड्यूरिंग ए वार, लेकिन अगर इस तरीके का डिक्लेरेशन वार के टाइम पे किया गया है जिसके अंदर इंडिया जो है इंगेज्ड है, यानी इंडिया भी पार्ट है, तो ये रजिस्ट्रेशन को क्या कर दिया जाता है, उसको होल्ड पे रख दिया जाता है जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन नहीं देती है। और इन अबव केस, इस केस के अंदर क्या होगा, एवरी माइनर चाइल्ड ऑफ दैट पर्सन, यानी जो वॉर के अंदर है, देयरफॉर सीज टू बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इसके अंदर बात कर रहे हैं कि अगर कोई जो है सिटीजनशिप को छोड़ देता है, तो जो सिटीजनशिप छोड़ देता है उसका कोई भी जो माइनर चाइल्ड है उस पर्सन का, वो क्या होगा, सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर कोई ऐसा पर्सन जिसने अनाउंस कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, तो उसका जो माइनर चाइल्ड है वो भी सिटीजन नहीं रहेगा। हॉवेवर, लेकिन वो चाइल्ड जब मेजर हो जाता है तो उसके 1 साल के अंदर वो ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि मुझे इंडियन सिटीजनशिप वापस दे दी जाए, और उस केस में क्या है, वो दोबारा से इंडियन सिटीजन बन जाएगा, अगर वो इस तरह की रिक्वेस्ट अपने मेजर होने के 18 साल होने के 1 साल के अंदर इस तरीके से करता है। तो दूसरा जो तरीका जिसके अंदर जो सिटीजनशिप को छोड़ा जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है, वो है बाय टर्मिनेशन। देखिए, रिनंसिएशन क्या है, आपने खुद छोड़ दिया। टर्मिनेशन क्या है, छुड़ा दिया गया, आपसे ले लिया गया। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु बाय नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन अदरवाइज, तो ऊपर जो नेचुरलाइजेशन रजिस्ट्रेशन के तरीके हमने देखे थे, उनमें से अगर कोई सिटीजन इंडिया का बना था, उसने क्या किया, वॉलंटरी एक्वायर कर ली किसी दूसरे की सिटीजनशिप, किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप, तो उस केस में वो सिटीजन नहीं रहेगा, उसका सिटीजनशिप जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है। However, this does not apply to a citizen of India who during the war, तो वार का वही बता रखा है कि अगर वार के टाइम पे इस तरीका का कोई काम हो रहा है जिसके अंदर इंडिया भी इंगेज्ड है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको विदहोल्ड कर देगी। जब तक कोई डायरेक्शन नहीं देती तब तक इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगला जो है डेप्रीवेशन, तो किस तरह से डिप्राइव किया जा सकता है, किन किन केसेस के अंदर, यानी किसी के सिटीजनशिप को ले लिया जा सकता है डिप्राइव करके। वो उसके अंदर कौन कौन से तरीके हैं, अगर किसी ने अपना जो रजिस्ट्रेशन कराया था, सर्टिफिकेट लिया था नेचुरलाइजेशन का, वो फ्रॉड से लिया था, फ्रॉड लिया था, कोई मटेरियल फैक्ट जो काम की चीज़ थी जिसको बताना चाहिए था उसको नहीं बताया, तो उस केस में भी उसका जो सिटीजनशिप है उसको वापस ले लिया जा सकता है। अगर किसी सिटीजन ने अपने स्पीच या एक्ट से इस तरह की बात दर्शाई कि वो डिसलॉयल है और या इंडियन कॉन्स्टिट्यूट की वो रिस्पेक्ट नहीं करता है, उससे कोई मतलब नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, या किसी भी तरह की डिसरिस्पेक्ट करता है, डिसलॉयल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ, तो उस केस में भी उसके सिटीजनशिप को लिया जा सकता है वापस। ड्यूरिंग एनी वॉर अनलॉफुली ट्रेडेड, और या वार के टाइम उसने किसी एनिमी कंट्री के साथ क्या किया, ट्रेड कर लिया, ठीक है, और या असिस्ट किया उस कंट्री के साथ, ठीक है, तो किसी दूसरी कंट्री, एनिमी कंट्री को हेल्प करने की वजह से भी उसको डिप्राइव किया जा सकता है इंडियन सिटीजनशिप से। और विद इन 5 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन और सेंटेंस टू इन एनी कंट्री, अगर 5 साल के अंदर जब उसका रजिस्ट्रेशन किया गया सिटीजनशिप का, ये नेचुरलाइजेशन हुआ, उसको सर्टिफिकेट दिया गया, 5 साल के अंदर उसे किसी दूसरी कंट्री के अंदर सजा मिल गई 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की, तो उस केस के अंदर भी उसके सिटीजनशिप को वापस लिया जा सकता है। दैट सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, तो अगर किसी सिटीजन को जो है वो 7 साल तक लगातार बाहर भी रह रहा है, ठीक है, रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया, तो उस केस में भी, और
नॉट रजिस्टर्ड एनुअली इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एट इंडियन कॉन्सुलेट, और वो इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर हर साल अपना रिन्यूअल नहीं करा रहा, तो उस केस के अंदर भी उसे जो है सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जा सकता है। हाउएवर, लेकिन एक जो तरीका है कि सिटीजनशिप से डिप्राइव करने से पहले उसको एक तो नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, और तब तक डिप्राइव नहीं किया जाएगा जब तक उसका जो यानी सिटीजनशिप है उससे पब्लिक गुड में कोई इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो। यानी किसी को सिटीजनशिप से तभी महरूम किया जाएगा जब उसके सिटीजनशिप होने से और जो जो काम ऊपर इसमें से कोई किया है उसकी वजह से कुछ पब्लिक गुड को हैम्पर हो रहा है, पब्लिक को कुछ नुकसान पहुंच रहा है, तभी उसका जो है सिटीजनशिप लिया जाएगा, और दूसरा उसको नोटिस दिया जाएगा सिटीजनशिप वापस लेने से पहले। ठीक है, तो ये हमारा सिटीजनशिप का पार्ट था। अगले पार्ट में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे, और यहाँ तक का जो ये पीडीएफ है मैं अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो जो जो इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।